हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम फिर से इस कहानी को लेके आ गए हैं। और हाँ, सॉरी, मैं एफएफ ला नहीं पा रही थी। असल में न्यू ईयर के कारण मैं बाहर घूमने गई थी, बट अब मैं आ गई हूँ। अब फिर से मैं डेली अपलोड करूँगी। और हाँ, मैंने अपने दूसरे चैनल में शानवन भी अपलोड कर दिया है। अगर जिसे शानवन पसंद हो वो वहाँ जाकर उसे सुन सकता है। और मैंने डिसाइड किया है कि वहाँ पर मैं शानवन एफएफ करूँगी और यहाँ मैं वांगशन ही करूँगी, ठीक है ना? जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो हम कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। जैसा पिछले पार्ट में देखा था, सीचैन रूम के अंदर आ गए थे। वो अंदर रूम पे जाते हैं, गेट ओपन करते ही वो शॉक हो गए थे। वो सामने का सीन देखते हैं जहाँ वांग जी विंग के ऊपर बैठा हुआ था। ये सीन देखकर सीचैन शॉक थे। वो कहते, वांग जी ये सब क्या है? ये बोलते हुए वो वांग जी तो कभी विंग को देख रहे थे, वहीं विंग जब सीचैन को देखता है वो तो सीजन से नजरें ही नहीं मिला पा रहा था। वहीं वांग जी सीजन को देखते ही विंग के ऊपर से हटते हुए कहते हैं, वो गगा, असल में मैं विंग के बैग को मसाज दे रहा था। ये बोलकर वो विंग को देखता है। सीजन कहते हैं, क्या हुआ है इसे? ये सुनकर वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, कुछ नहीं गगा, आपको तो पता है विंग कितना ज़्यादा मस्तीखोर है। बस फिर से लापरवाही के कारण उसका कमर पकड़ लिया है। बस मैं उसी को ठीक कर रहा था मसाज देकर। ये बोलकर वो विंग के बैक को टच करता है, जिसे विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वांग जी उसके कमर को टच कर रहा है जहाँ पर उसे बहुत दर्द हो रहा है। असल में वो गिरा नहीं था, बट वांग जी के वाइल्डनेस के कारण उसके कमर में हल्की सी मोच आ गई थी। और इसी वजह से वांग जी विंग का इलाज करा था, या कहूँ तो उसमें मसाज दे रहा था। असल में कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था, वांग जी विंग के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से वाइल्ड तरीके से रोमांस करा था। और वो विंग को उठा कर ये सब कर रहा था, मतलब कि वांग जी खड़ा हुआ था और विंग को उसने अपने गोद पे उठा रखा था। बट अचानक ही वांग जी एक जोरदार का झटका देता है, जिससे विंग कहरा उठा और उसका हाथ वांग जी के नेक पे था। वो स्लिप हो जाता है और वो पूरा नीचे गिरने वाला था, बट वांग जी बचाने के चक्कर में वो भी विंग के ऊपर ही गिर पड़ा। अभी विंग और वांग जी खड़े हुए थे, और जब गिरेंगे तो लगेगा ना। और विंग नीचे में था और वांग जी उसके ऊपर था। वांग जी बहुत भारी है, वो एक अल्फा है, तो विंग को चोट लगी और साथ में अभी विंग की हालत भी ठीक नहीं थी। बहुत ज़्यादा वीकनेस उसे फील होता था, इस वजह से उसके कमर में चोट लगी। वांग जी वांग जी को वांग जी को अभी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो उसी कंडीशन में विंग के साथ वो सब करने लग गया था, बट विंग को अब दर्द होने लगा था। इसीलिए वो वांग जी को रोकने की कोशिश करता है। वो अपने कमर को पकड़ते हुए वांग जी को कहते हैं, मुझे मुझे कमर में चोट लगी है वांग जी। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और फिर वो खड़ा होता है। वो विंग को खड़ा करने की कोशिश करता है, बट विंग तो खड़ा हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसके कमर में हल्का सा मोच आ गया था, उसका कमर का नस पकड़ लिया था। इसीलिए वो उठ नहीं पा रहा था। बट वांग जी उसे लेकर बेड पे आता है, अपने कपड़े पहनता है, विंग को क्लीन करता है और वो विंग के बैक को हल्का हल्का सा मसाज करने लग गया था। विंग को दर्द हो रहा था और वांग जी को बन भी नहीं रहा था विंग को अच्छे से मसाज करते, इसीलिए वो विंग के ऊपर आकर उसे मसाज दे रहा था। बट तभी उसे फील होता है कि उसका जो उसने बैरियर लगा रखा था घर के बाहर, उसमें कोई एंट्री कर रहा है। और सीचन, भले ही वो वांग जी के गगा हैं, भले ही वो बहुत अच्छे कल्टीवेटर है, बट वांग जी भी कोई नॉर्मल अल्फा नहीं है। उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ताकत है। वो बहुत सारी ऐसी ऐसी पावर को जानता है जिसको कोई दूसरा नहीं जानता। सीचैन भी कई सारे वांग जी के कला को नहीं जानते हैं, और वांग जी को एक कला आती है अपने जो कवच होती है उसे अदृश्य करने की। सीचैन और बाकी सारे लेंस, या कहूँ तो बाकी सारे जितने भी कल्टीवेटर है वो कवच लगाते हैं, तो उनके कवच में एक हल्का सा रंग आ जाता है। बट वांग जी के कवच में वो रंग नहीं आता, और साथ ही
पता नहीं चलता कि वो कवच लगी भी है कि नहीं, इसीलिए सीजन को पता नहीं चला कि वांग जी ने कवच लगाया हुआ है। बट वांग जी उसे पता चल गया था कि कोई ना कोई तो उसके कवच के अंदर आया है, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी विंग को अप्पर के कपड़े पहना देता है। और विंग वांग जी को कंफ्यूज लुक से देख रहा था कि क्या हुआ, अचानक ही वांग जी ने उसे कपड़े क्यों पहना दिए। बट फिर वो कुछ भी नहीं बोलता और वांग जी उसे बेड पे लेटा कर, यानी कि उसका बैक वांग जी की तरफ था, वांग जी उसे धीरे धीरे से मसाज करने लगता है और इससे विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने लगता है। अचानक ही उसके माउथ से एक छोटा सा मोइन निकल जाता है, जिसे वांग जी हल्का सा स्मक देता है। वो विंग के करीब आते हुए कहते हैं, विंग तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी ऐसी आवाज़ों से मुझे प्रवोक करते हो? क्या करना चाहते हो तुम? ये बोलकर वो विंग के कानों को लिक करता है। विंग तो सिवर गया था, वो दूर हटाने की कोशिश करता है वांग जी को, बट वांग जी उसके ऊपर आके बैठ गया था। वो कहते हैं चुपचाप लेटे रहो, मैं कर रहा हूँ ना। ये बोलकर वो अपनी बॉडी को भी विंग से रब कर रहा था और साथ में अपने हाथों से विंग के बॉडी को मसाज भी दे रहा था, जिससे विंग हल्का हल्का सा मोइन करने लगता है और इससे वांग जी और भी ज़्यादा एक्टिव होते जा रहा था। तभी अचानक ही वांग जी को फील हुआ कि किसी ने तो गेट ओपन किया है, इसीलिए वो ढंग से बैठ गया था। बट हाँ, वो अभी भी विंग के ऊपर ही था और यही सीन सीजैन ने देखा था। सीजैन उन दोनों को देख रहे थे। वो कहते हैं ये क्या चल रहा है वांग जी। ये सुनकर वांग जी विंग से हल्का सा उठता है और कहता है कुछ नहीं काका, आजकल विंग बहुत ज्यादा ही उछल कूद करने लगा है, कहीं भी चढ़ जाता है, किसी पर भी चढ़ जाता है और सामान उसका वेट संभाल नहीं पाया और इसी वजह से विंग गिर गया। ये बोलते हुए वांग जी हल्का सा नोटी स्माइल दे रहा था। वही विंग वांग जी को घूर रहा था। वांग जी के कहने का मतलब क्या है, विंग उसके ऊपर चढ़ा था, उसे चढ़ाया गया था। विंग बस यही सोचते हुए वांग जी को घूरे जा रहा था। वहीं सिचेन विंग के धीरे धीरे करके पास आते हुए कहते हैं, विंग आजकल तुम बहुत ज्यादा ही बेपरवाह होते जा रहे हो। देखो फिर से तुमने चोट लगा लिया, ये महीने में चौथा तुम्हारा चोट है। तुम ऐसे ही करते रहोगे तुम्हारी कमर का तो बैंड ही बच जाएगा। ये सुनकर विंग वांग जी को घूरता है, इसमें उसकी क्या गलती है, ये सब वांग जी ने किया है, वांग जी करता है ये सब। वांग जी के कारण ही उसका कमर हर टाइम टूटता रहता है, हर टाइम उसके कमर में दर्द रहता है। यही सोच में वो वांग जी को बस घूरे जा रहा था। वहीं वांग जी ये देखकर हल्का सा नोटी स्माइल दे रहा था। तभी सीजन विंग के पास आकर बैठ जाते हैं, यानी कि विंग अभी अभी भी लेटा हुआ था, वो भी अपने चेस्ट के सहारे और उसका बैग विजिबल था। विजिबल का मतलब है उसने ऊपर के कपड़े पहने हुए थे बट वो थिन थे। उसी में सिचन हाथ रख देते हैं और कहते हैं अभी भी दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए वो वहाँ मसाज कर रहा था और ये चीज़ वांग जी जब देखता है तो वो हल्का सा घूरने लग गया था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि कोई उसके ओमेगा को टच कर रहा है। वही सिचन उनका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, वो विंग को अपने छोटे भाई जैसा ही मानते थे, क्योंकि सिचन ने विंग को अडॉप्ट किया है। तो जैसा उनके लिए वांगजी है वैसे ही उनके लिए विंग भी है। अगर वांगजी को चोट लगा हुआ था तो सिचन इसी तरीके से वांगजी को भी ट्रीट करते, इसीलिए वो विंग को भी इसी तरह से ही ट्रीट कर रहे हैं। और वैसे भी सिचन को तो पता ही नहीं है कि विंग एक ओमेगा है, इसीलिए वो अभी भी विंग को बीटा ही समझते हैं और बीटा को टच करने में गलत ही क्या है, यही सोच में वो बस विंग को टच किए जा रहे थे। बट वांग जी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसका गुस्से में हल्के हल्के से फेरोमोन भी बाहर आने लग गए थे और विंग अभी जी वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। वांग जी का फेरोमोन उसे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर जाता है, इसीलिए जैसे ही वांग जी हल्का सा फेरोमोन निकालता है, विंग की आंखें चेंज होने लग गई थी, वो वांग जी को घूरने लग गया था। वहीं वांग जी गुस्से में हल्का सा ग्रॉल करते हुए कहता है, गगा विंग की बॉडी से हाथ हटाओ। ये सुनकर सिचन वांग जी को देखते और कहते वांग जी क्या हुआ। ये सुनकर वांग जी कहते हैं गगा विंग की बॉडी से हाथ हटाओ। ये बोलकर वो जल्दी से आता है और सिचन का हाथ वो झटके से हटा देता है। सिचन एक पल के लिए शॉक हो गए थे कि वांग जी को क्या हुआ। वहीं विंग भी डर गया था, क्योंकि वो वांग जी के गुस्से को समझ पा रहा था। वो जल्दी से वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है वांग जी। ये बोलकर वो हल्का सा
वांग जी को इशारा करता है कि नहीं। फिर वांग जी अपने आप को शांत करते हुए कहते हैं, कुछ नहीं काका, असल में विंग को चोट लगी हुई है ना, और आप वहाँ पर हाथ लगाओगे तो विंग को और दर्द होगा। आपका हाथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और विंग कितना कमज़ोर है, आपको तो पता ही है ना। बार बार ये गिरता पड़ता रहता है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है। और अगर इसके बैग में कोई भारी सामान आएगा तो ना जाने क्या ही हो जाए, विंग की कमर ही ना पूरी तरीके से टूट जाए। और मैं नहीं चाहता कि मेरा छोटा सा बदमाश सा दोस्त बेड पे हमेशा पड़ा रहे। ये सुनकर सिचन हंस पड़े। सिचन वांग जी को देखते हुए कहते, वांग जी सीरियसली, तुम कितनी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी मैंने बस हल्का सा विंग के बैग पे हाथ ही तो रखा था, इसमें कुछ भी नहीं होगा। बट वांग जी को तो बहुत ज़्यादा मतलब जेलसी हो रही थी, इसीलिए वो कहता है, बट फिर भी काका मत रखो, मैं नहीं चाहता कि ये नटखट हमेशा बेड पे पड़ा रहे, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बोलकर वो विंग को देखता है, विंग वांग जी को देखता है। तभी सिचन कहते, ओके ओके बाबा ओके, मैं सच में विंग तुम्हारा शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे इस ना बोलने वाले भाई को बोलना सिखा दिया। ये बोलकर वो विंग के बालों को फिर से सहलाता है, और ये देखकर वांग जी अपनी आंखों को नैरो कर लेता है। बट विंग उसे अभी भी देखे जा रहा था, वो अभी भी उसे आंखों से प्लीड कर रहा था कि प्लीज कुछ मत करना, गगा है, उन्हें शक हो जाएगा, मैं उनके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहता। यही सब वो आंखों से ही वांग जी को समझा रहा था। वहीं वांग जी गहरी सी सांस लेता है और वो बात को मोड़ते हुए कहता है, वैसे गगा आप यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब आपको कुछ काम था क्या हमसे। ये बोलकर वो सीचैन को देखता है। सीचैन पहले वांग जी को देखते, फिर विंग को देखते, वो फिर शाय करते हुए कहते हैं, ओह बस मैं ऐसे ही आया था। ये बोलकर वो विंग को देखते हुए कहते, तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ लापरवाही मत करना, आजकल तुम बहुत ज़्यादा लापरवाही करते जा रहे हो अपनी हेल्थ के साथ। और हाँ, तुम्हें अपना ख्याल भी तो रखना है, कभी तुम वांग जी से दूर रहोगे तो तुम ऐसी हरकतें करोगे तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। अभी तुम वांग जी के साथ हो तो वांग जी तुम्हारा ख्याल रख रहा है, और अगर बाद में कभी फ्यूचर में तुम दोनों अलग रहोगे, तब तब तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। ये सुनकर वांग जी की आंखें नैरो हो गई थी। वो विंग के पास आते हुए कहता है, काका अब एक कैसी बातें कर रहे हो, मैं विंग से दूर क्यों जाऊंगा, विंग मुझसे क्यों दूर जाएगा, हम दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे। ये सुनकर सिचन मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ ये तो बात है, तुम दोनों जिंदगी भर साथ रहोगे। बट वांग जी एक बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी ना, तुम एक अल्फा हो और कुछ ही टाइम में तुम्हारा अल्फा रटाने वाला है। तुम विंग के साथ तो नहीं रहोगे, अब तुम दोनों को अलग अलग रहना पड़ेगा ना। ये सुनकर वांग जी थोड़ा पजेसिव हो गया था। वो कहते, नहीं गगा, मैं विंग से दूर नहीं रहूंगा, मैं विंग के साथ ही रहूंगा, हम इसी रूम में एक साथ रहेंगे। ये सुनकर सिचन वांग जी को कहते, वांग जी अब तुम बड़े होते जा रहे हो, 16 साल के हो चुके हो, कुछ ही दिनों में तुम्हारा अल्फा रट आएगा, तुम अपने अल्फा रट में कुछ भी कर सकते हो, विंग को भी चोट पहुंचा सकते हो, इसीलिए अब तुम दोनों को अलग अलग रूम पे रहना पड़ेगा ना। ये सुनकर वांग जी हल्का सा गुस्सा हो गया था। वो अपने गगा को देखते हुए कहते, बिल्कुल नहीं, मैं विंग से दूर नहीं रहूंगा, मैं विंग के साथ ही रहूंगा। आप लोग मुझे विंग से दूर क्यों करना चाहते हो, नहीं जाना चाहता मैं विंग से दूर, मैं विंग के साथ ही रहूंगा। ये बोलते हुए वो विंग का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। विंग ये फील कर पा रहा था कि वांग जी कितना ज़्यादा पॉजेसिव हो रहा है, वहीं सिचैन भी फील कर पा रहे थे। बट फिर वो बात को संभालते हुए कहते, अच्छा ठीक है पापा, नाराज मत हो, ठीक है, तुम्हारा जब भी अल्फा रट आएगा तो हमें बता देना, ओके। ये सुनकर वांग जी अपने गगा को देखता है। उसके गगा वांग जी के पास आते हैं, मतलब खड़े होकर वांग जी के पास आते हैं। वो वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखते हैं और कहते, वांग जी हीट से पहले, यानी कि अल्फा रट से पहले तुम्हें एक प्री हीट आएगा, प्री रट आएगा, जिसमें तुम्हें वही सिम्टम आएगा, बट सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही, और ये तुम्हारा संकेत होगा कि तुम्हारा अल्फा रट स्टार्ट होने वाला है। अगर तुम्हें ये फीलिंग हो तो हमें बता देना, क्योंकि हमें तुम्हें अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम एक रेयर डोमेनिक अल्फा हो।
जिसका फेरोमोन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है और अपने अल्फा रट में वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो तुम विंग को भी उस टाइम हर्ट कर सकते हो, इसीलिए जब भी कुछ हो तो तुम हमें बताना, बताना वांग जी। ये बोलकर वो वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखते हैं, हल्का सा टैप करते हैं और फिर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, विंग अपना ख्याल रखना, ओके? और हाँ, अगर वांग जी को कुछ हो, कुछ भी, तो मुझे बताना। और हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखो, अब तुम भी बड़े होते जा रहे हो, ऐसी हरकतें मत करो, अब बच्चे नहीं हो तुम। ये बोलकर वो विंग के बालों को रफल करते हैं और फिर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो अपने दिल में बोलते हैं, वांग जी आजकल बहुत ज़्यादा विंग के लिए पॉजेसिव हो रहा है। क्या अंकल सच कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वांग जी विंग को सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानता है, इसीलिए पॉजेसिव हो रहा है। बचपन से दोनों साथ में है ना। हाँ, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। ये बोलकर वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। वो कहते हुए जाते हैं अपने मन में ही कि अभी विंग की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो अभी वांग जी और विंग को अलग नहीं करेंगे। बट जैसे ही विंग का तबीयत ठीक हो जाएगा, वो विंग से बातें करेंगे, क्योंकि अब मुझे भी लगता है कि ये लोग बड़े होते जा रहे हैं। अब इन दोनों को इनका सेपरेट रूम दे देना चाहिए। अब वांग जी अल्फा बनने वाला है, प्रॉपर अल्फा। 16 साल का होने वाला है, उसका अल्फा रट आने वाला है। अल्फा रट में वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि हम लेंस है, हम एग्रेसिव होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और मैं नहीं चाहता कि वांग जी अपने अल्फा रट में विंग को हर्ट कर दे। मुझे विंग को और वांग जी दोनों को ही आराम से समझाना पड़ेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी गुस्से में विंग के पास आता है, उसके हल्के से बालों को खींचता है। वो उसके सर को ऊपर उठाते हुए कहता है, तुम गगा को मना नहीं कर सकते थे कि वो तुम्हें ना टच करे? ये सुनकर विंग कहता है, लैंसन तुम इतने पॉसेसिव क्यों हो रहे हो? वो गगा है हमारे, और वैसे भी गगा तो बचपन से हमें टच करते आए हैं वैसे, और गगा ने गलत वे में मुझे टच भी नहीं किया, मैं कैसे मना कर सकता था उन्हें? ये सुनकर वांग जी कहता है, फिर भी तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता, समझ गए? आइंदा गगा ने तुम्हें टच किया ना, उससे पहले ही तुम उनसे दूर हो जाना। मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा अल्फा तुम्हें टच करे। तुम जानती हो ना तुम एक ओमेगा हो? ये सुनकर विंग अपने सर को नीचे कर लेता है। वो कैसे डिनाई कर सकता है? हाँ, उसे पता तो चल ही गया है ना कि वो एक ओमेगा है। वो अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ पता है मुझे। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी फिर विंग को कहता है, ठीक है अब सो जाओ। ये बोलकर वो विंग को लिटा देता है और फिर वो फिर से विंग के बैक में मसाज करने लग गया था। विंग बस वांग जी को चुपचाप देखे जा रहा था, बट कुछ भी नहीं बोलता। अब ऐसे ही फिर दिन बीत जाते हैं। अब उनका रोमांस ऐसे डेली होने लग गया था। वांग जी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता था जब भी वो विंग के साथ इंटीमेट होता था, और विंग की हालत फिर से खराब हो जाती थी। ऐसा कोई दिन ही नहीं आया जिसमें वांग जी विंग के साथ इंटीमेट नहीं हुआ और विंग की तबीयत खराब नहीं हुई, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता था। इतना एग्रेसिव कि उसका दिमाग ही काम नहीं करता था। वो बस विंग के साथ वो सब करता रहता। विंग बस अपने बैग को पकड़ के बाद में कहराता रहता, बट वो शिकायतें भी क्या ही करे, क्योंकि वांग जी तो उस टाइम कह देता है कि हाँ बाद में, अगली बार वो ध्यान रखेगा, अगली बार वो कम करेगा, अगली बार वो स्लो करेगा। बट वो अगली बार तो कभी आया ही नहीं। हर बार वांग जी विंग के साथ जब शुरू होता, तो धीरे धीरे करके वो वाइल्ड होते जाता, और इस वाइल्डनेस को विंग अब सहन करना भी सीख चुका था, क्योंकि अब पूरे 3 महीने हो चुके थे उन दोनों के इस रिलेशन को। विंग हमेशा ही इन सभी संबंध के बाद दवा खाना नहीं भूलता था, क्योंकि अब तो उसे पता चल गया रहा था ना कि वो एक ओमेगा है, तो वो नहीं चाहता था कि वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाए, क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट होगा, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा कलेश हो जाएगा, और वो नहीं चाहता था ये कलेश होना देना, इसीलिए वो बस दवा खाता रहता था। बट वांग जी को कभी पता नहीं चला। आज सीजन ने फिर से ट्राई किया कि वो वांग जी और विंग से बात करे, ताकि वो अलग अलग रूम पे रहना शुरू कर दे, क्योंकि उन्हें अब हल्का हल्का सा लगने लग गया था कि वांग जी का रट अब आएगा।
तो वो विंग को वांगजी से अलग ही रखे। इसीलिए वो वांगजी से कहते, वांगजी क्या तुम्हें प्री हीट आया, प्री रट आया? ये सुनकर वांगजी कहते हैं नहीं। ये बोलकर वो अपने काका को देखते हैं। वांगजी के काका कहते हैं, वांगजी तुम ठीक तो हो ना? क्योंकि अब तक अल्फाओं की रट आ जाती है, तुम्हारा रट क्यों नहीं आया? हमें हीलर से चेक करवाना चाहिए। ये सुनकर वांगजी कहते, काका मैं ओके हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं हेल्दी हूँ। ये सुनकर सीजन कहते हैं बट फिर भी वांगजी तुम्हारा रट नहीं आया। अभी तक तो तुम्हारा फ्री रट आ जाना चाहिए था और उसके बाद तुम्हारा रट भी आ जाना चाहिए था, बट अभी तक नहीं आया। कुछ ही महीनों में तुम 17 साल के हो जाओगे। मुझे लगता है कि हमें हीलर को दिखा ही देना चाहिए। ये सुनकर वांगजी कहते हैं, गगा मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो, कुछ ही दिनों में शायद तक मुझे आ ही जाएगा रट। ये बोलकर वो सीचैन को काम डाउन करवाता है। बट सीचैन वो अपने भाई के लिए टेंशन कैसे ना ले, क्योंकि वांगजी कुछ ही महीनों में 17 साल का हो जाएगा और अभी तक वांगजी को प्री रट नहीं आया, मतलब रट से पहले का सिम्टम नहीं हुआ। तो उन्हें डर लग रहा था कि वांगजी ठीक तो है ना, उसका हेल्थ तो ठीक है ना। जैसे हम लड़कियों का पीरियड का सिस्टम होता है, जैसे हमारा पीरियड अगर नहीं आता ना तो हमें डर लगता है कि हमें प्रॉब्लम ना हो गई हो, वैसे ही अल्फाओं में रट का सिस्टम होता है। अगर अल्फाओं का रट नहीं आएगा तो बाद में प्रॉब्लम होती है, उनके हेल्थ में प्रॉब्लम होती है, बाद में वंश बढ़ाने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए लैंसी चैन थोड़े से परेशान थे, बट वांगजी उन्हें काम डाउन करके वहाँ से चला जाता है। बट सीजन इस बारे में अपने अंकल से बातें करते हैं। उसके अंकल तो बार बार यही बोलते हैं कि इसमें ना मुझे पक्का यकीन है विंग की ही गलती है, विंग की वजह से वांगजी का रट नहीं आ रहा है। तुम अगर वांगजी को विंग से दूर रखोगे ना तो देखना पक्का ही वांगजी का रट आ जाएगा। उस उसके वजह से ही वांगजी का अल्फा अपने रट को नहीं ला रहा है। ये बोलकर वो बार बार हर गलती का, मतलब हर चीज़ का इल्ज़ाम सिर्फ विंग पे ही लगा देते थे, जिससे सिचैन परेशान, क्योंकि अंकल हमेशा ही हर बात को गोल गोल घुमा कर विंग पे ही ले आते थे। इसीलिए वो वहाँ से अपना सर पकड़ के चले जाते हैं। वहीं लैन कुरैन वो उन्हें भी ना अब डाउट हो रहा था कि आखिर वांगजी का अल्फा रट या अल्फा का फ्री रट क्यों नहीं आ रहा है। इसीलिए वो सीधा ही हीलर के पास जाते हैं। वो पूछने लग गए थे कि आखिर अल्फा का रट क्यों नहीं आ रहा, क्या कुछ कारण है, क्या कभी कभार ऐसा होता है। हीलर उन्हें बताते हैं हाँ ये सब होता है, बट वो अल्फा के ऊपर रहता है। अगर अल्फा एक्टिव होना नहीं चाहता तो ये प्रॉब्लम आता है, बट अगर आप उसके अल्फ़ा को एक्टिव करोगे तो वो अल्फ़ा रट आ ही जाएगा। ये सुनकर लेन किरण को अब तो पूरी तरीके से कंफर्म हो गया था कि वांगजी का अल्फ़ा अपने अपने फॉर्म में नहीं आना चाहता, क्योंकि शायद तक वो विंग को पसंद करता है, वो विंग के साथ रहता है और विंग एक बीटा है, तो बीटा के साथ साथ रहकर वांगजी का अल्फ़ा भी चाहता है कि वो भी बीटा बन जाए, इसीलिए उसका अल्फ़ा रट नहीं आ रहा। यही सोच में वो सीचैन को भी इस बारे में बताते हैं। जैसे सीचैन हीलर के मुंह से ये सब सुनता है तो उन्हें भी अब डर लगने लग गया था, क्योंकि उनका अल्फा भाई एक बीटा बन जाए ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है ना, और वो भी नहीं चाहते थे कि उसके भाई का हेल्थ खराब हो। इसीलिए वो सीधा ही वांगजी से बात करते, बट वांगजी तो जिद पे अड़ा था कि वो विंग से दूर रहेगा ही नहीं, वो विंग को अपने आप से दूर करेगा नहीं। इसीलिए वो चुपचाप मना करके वहाँ से निकल गया था। अब सीचन भी परेशान हो गए थे, क्योंकि अगर ऐसा, मतलब जो हीलर बोल रहे हैं वो अगर सही है कि विंग के साथ रहकर वांगजी का अल्फा ट्रिगर नहीं हो रहा है, वांगजी का अल्फा रट नहीं आ रहा है सिर्फ विंग के साथ रहने के कारण, तो अब विंग को और वांगजी को अलग करना ये ज़रूरी बन गया है। अगर वांगजी का अल्फा रट नहीं आएगा तो वांगजी की हेल्थ में बात आएगी। इसीलिए वो सीधा विंग से बातें करते हैं। वो कहते, विंग मैं तुम्हारा बड़ा गगा होने के कारण तुमसे एक विनती करना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, गगा आप ऐसी क्यों बातें कर रहे हो, बोलिए ना, आप हक से बोलिए, आपको कुछ काम करवाना है क्या? आप जो बोलोगे मैं करूँगा, आप ऐसे बातें मत कीजिए। ये सुनकर सिचन कहते, विंग तुम्हें तो पता ही है ना कि अब वांगजी 17 साल का होने वाला है और अभी तक उसका अल्फा रट नहीं आया। अल्फा रट से 4 महीने पहले या 5 महीने पहले ही उसका प्री
रट आता है। क्या तुम्हें वो महसूस हुआ था? ये सुनकर विंग चुपचाप सीजन को देखे जा रहा था। सीजन कहते हैं, नहीं ना, और वांग जी का अल्फा अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वांग जी का हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। यहाँ तक कि हीलर ने भी कहा कि अगर वांग जी का अल्फा ट्रिगर नहीं होगा तो वांग जी का अल्फा पूरी तरीके से उसके अंदर समा जाएगा और वांग जी कभी भी अपने अल्फा का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कभी भी उसका अल्फा एक्टिव नहीं होगा और वो वीक होते जाएगा। इससे वांग जी की हेल्थ में भी बात आएगी। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? ये सुनकर विंग कहते हैं, काका कहना क्या चाहते हो आप? ये सुनकर सिचन कहते हैं, असल में विंग, ये बोलकर वो गहरी सांस लेते और कहते हैं, हीलर ने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ, यानी कि एक बीटा के साथ रहते रहते वांग जी का अल्फा एक बीटा की तरह बर्ताव करने लग गया है। अगर अगर वो तुम्हारे साथ रहा तो शायद तक वांग जी का अल्फा कभी एक्टिव नहीं होगा। ये सुनकर विंग सिचन को देखता है। सिचन कहता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वांग जी से दूर रहो और हमने डिसाइड किया है कि अब वांग जी की दोस्ती हम किसी ओमेगा के साथ करवाएंगे ताकि वांग जी का अल्फा ओमेगा के साथ रहने की वजह से एक्टिव हो जाए। ये सुनकर विंग को थोड़ा सा बुरा तो लगता है, बट वो सीजन के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता। वो कहता है, घगा इसमें पूछने वाली क्या बात है? वांग जी आपके भाई हैं, आपको जो मर्जी करिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये बोलकर वो अपनी नज़रों को झुका लेता है। बट वो अपने हाथों को क्लिंच भी कर रहा था क्योंकि उसे बुरा फील हो रहा था। बट वो बताना नहीं चाहता था कि विंग एक बीटा नहीं ओमेगा है और साथ में वो वांग जी के साथ संबंध में है। विंग ये बता नहीं सकता या फिर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इसीलिए वो सीजन की बातों में हाँ मिला लेता है और कहता है, ठीक है काका, आप आप जब चाहो मैं रूम चेंज कर लूँगा। ये बोलकर वो मुस्कुराता है, बट उसके दर्द अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। सीजन उसके बालों को हल्का सा सहलाते और कहते हैं, थैंक यू सो मच विंग, तुम मेरी बात को बहुत अच्छे से समझते हो, तुम मेरे प्यारे भाई हो। ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है। विंग हल्का सा मुस्कुराता है और वो सिचन के बाहों में ही अपने आप को सिमेट लेता है क्योंकि ना उसे एक गर्माहट फील हो रही थी, उसके भाई की वार्मनेस फील हो रही थी। इसीलिए वो मुस्कुराता है, बट दूर से हमारे वांग जी ने ये सब देख लिया था। उसे फिर से गुस्सा आने लग गया क्योंकि विंग को उसने समझाया था कि हर अल्फाओं से दूर रहना, बट यहाँ पर सिचन ने विंग को गले लगाया है। इससे वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। अपने हाथों को वो मुट्ठी कसे हुए था, बट बाहर में तो वो तमाशा नहीं कर सकता था ना, इसीलिए वो सीधा ही अपने जिंगशी आ जाता है। वहीं सिचन से बातें करने के बाद विंग भी चुपचाप अपना काम खत्म करने के बाद सीधा जिंगशी आता है और जैसे वो जिंगशी में कदम रखता है वो शॉक हो गया था क्योंकि उसे पूरे रूम में वांग जी का अल्फा फ्रेग्रेंस पूरी तरीके से फैल चुका था। और जैसे ही विंग एक कदम और आगे बढ़ाता है वो तो शॉक, क्योंकि उस पूरे रूम का तब मतलब कबाड़ा हो चुका था। उस रूम में पूरा सामान इधर से उधर फैला हुआ था, सारे के सारे वास टूटे हुए थे। मतलब वांग जी ने गुस्से में सब कुछ तोड़ दिया था। विंग शॉक था। विंग सब कुछ बस देखे जा रहा था कि क्या हुआ है, कि क्या हुआ है यहाँ पर। यही सोचते हुए वो बस धीरे धीरे करके अंदर जाता है। उसे डर लगने लग गया था कि वांग जी को कुछ हुआ तो नहीं है ना। इसी सोच में वो रूम के अंदर जाता है। वो वांग जी को आवाज़ लगाता है, बट वांग जी तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तभी विंग को फील होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, जिस वजह से विंग धीरे से पीछे मुड़ता ही है। अचानक ही किसी इंसान ने उसके बालों को रफली पकड़ा और अपने तरफ खींच लिया। विंग शॉक हो गया था। वो सामने वाले पर्सन को देखता है, वो और कोई नहीं वांग जी था। वांग जी विंग को गुस्से में देखे जा रहा था। विंग तो एक पल के लिए काफी उठा था। वो कहते, लांसान, बट वांग जी उसकी बात ही नहीं सुनता। उसको बालों से खींच कर अपने पास, मतलब इतने पास कि उन दोनों के होठों के बीच में सिर्फ एक ही उंगली का फासला था। वांग जी उसे उठा लेता है। विंग तो शौक था कि वांग जी आज इतना एग्रेसिव क्यों है।
वो वांग जी से बात करना चाहता था, बट वांग जी उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो उसके बाल को पकड़कर उसको और भी ज़्यादा करीब खींचता है और अब तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से उसे किस करने लग गया था। विंग शॉक था, बट वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वांग जी के अल्फा फ्रेग्रेंस के सामने वो बुरी तरीके से वीक हो जाता है। वांग जी उसे बहुत बुरी तरीके से किस किए जा रहा था। धीरे धीरे करके वो उसे बेड तक ले आता है और सीधा वो उसे फेंक देता है। विंग तो दर्द में कराह उठा था। वो वांग जी को देखता है। वांग जी अब बिल्कुल भी वेट नहीं करता और उसके ऊपर कूद जाता है। विंग वांग जी को हटाने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं हटता। वो उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर उसके सर के पीछे या कहूँ तो ऊपर टांग देता है और वो बुरी तरीके से विंग के गालों को दबाते हुए गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम सिर्फ मेरे हो, दूसरे अल्फाओं से दूर रहा करो, क्यों नहीं समझते हो? नहीं समझ आता ना तुम्हें? तो तुम्हें तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए अपने अल्फा के बातों को ना मानने का। ये बोलकर वो विंग के नेक को बाइट कर देता है। इतनी ज़ोर से बाइट करता है कि विंग चीख ही पड़ा था। बट वांग जी ने पहले से ही साइलेंसिंग स्पेल लगा रखा था, जिस वजह से विंग की आवाज़ बाहर नहीं जाती। विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वो वांग जी को देखता है। वो वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुकता। वो बुरी तरीके से विंग के गले में बाइट किए जा रहा था। फिर धीरे धीरे करके वो विंग के कपड़ों को उतार देता है। विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी विंग के दोनों हाथों को अपने फॉरहेड रिबन से बांध देता है और उस हाथ को फिर वो हेडबोर्ड पे बांध देता है। विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था क्योंकि अब उसे पता है कि आगे होने क्या वाला है। इसीलिए वो चुपचाप बिना किसी रिजिस्ट किए चुपचाप लेटा हुआ था। वांग जी बेरहमी के साथ विंग के पूरे कपड़ों को फाड़ कर निकाल देता है। विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी भी अपने कपड़ों को निकाल देता है और फिर वो विंग को हल्का सा देखता है और गुस्से में कहता है, आज तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी अपने अल्फा की बात को डिनाई करने का, ना मानने का। ये बोलकर वो विंग के दोनों पैरों को अलग करता है, अपने शोल्डर पे रखता है और बिना किसी प्रिपरेशन के वो विंग के साथ इंटीमेट हो जाता है, जिससे विंग की आंखें बड़ी हो गई थी। वो चिल्ला देता है क्योंकि वांग जी आज बहुत ज़्यादा रूथली और बहुत ज़्यादा ही ब्रूटल तरीके से उसके साथ ये सब कर रहा है। और वैसे पहले भी विंग को दर्द नहीं होता था क्योंकि वांग जी ने इतने बार विंग के साथ कर लिया है, इतनी बार फोर्सफुली, मतलब इतना ज़्यादा रफली विंग के साथ इंटीमेट हुआ है कि विंग को आदत हो गई है वांग जी के फोर्स होने से, फोर्स करने से। बट आज आज कुछ अलग है। आज नॉर्मल से वांग जी ज़्यादा ही गुस्से में है और गुस्से में वो विंग के साथ इंटीमेट भी हुआ, जिस वजह से विंग को अपने आप को मतलब नॉर्मल करने का टाइम नहीं मिला। और साथ ही विंग नॉर्मल नहीं है तो विंग का नीचे का हिस्सा भी थोड़ा टाइट है और वांग जी आज बहुत ज़्यादा गुस्से में है और साथ ही उसका अल्फा आज शायद तक ट्रिगर हो चुका है, इसीलिए वो उसका नीचे का हिस्सा बहुत ज़्यादा ही रफ और बड़ा हो चुका है, जिस वजह से जब वो विंग के अंदर गया तो विंग को दर्द हुआ और इसी दर्द की वजह से वो चीख पड़ा था। बट अंदर जाने के बाद वांग जी का तो वाइल्डनेस रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो बार बार इसी बात को दोहराया जा रहा था कि आज तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, आज तुमने अपने अल्फा की बात नहीं मानी। तुम्हें समझ नहीं आता ना कि मैं कितना ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, आखिर क्यों तुम दूसरे अल्फाओं के पास जाते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ? बस यही बातें बोलते हुए वो बस विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। उसके हल्के हल्के आंसू उसके फेस से गिर रहे थे नीचे। वांग जी उसी को ही लिक करते जा रहा था और नीचे से बहुत ही रफली विंग के साथ इंटीमेट भी हो रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी विंग के अंदर ही पूरी तरीके से अपने आप को रिलीज करता है और इस बार उसने विंग को नॉट भी कर दिया था। विंग वांग जी को दूर करना चाहता था, बट वांग जी बिल्कुल भी अपने आप को विंग से दूर नहीं करता क्योंकि वो चाहता था कि वो विंग को नॉट करे। वो चाहता था कि विंग के अंदर उसका बेबी जाए ताकि सबको पता चल जाए कि विंग सिर्फ उसका है। और नॉटिंग के टाइम विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि वांग जी बहुत बुरी तरीके से अपने आप को पुश किए हुए था।
विंग वांगजी को हटाने की कोशिश करा था, अपने आप को छटपटाने की कोशिश करा था, बट उसके हाथ बंधे होने के कारण विंग कुछ कर भी नहीं पा रहा था। विंग रोते हुए कहा था, लासन प्लीज़, तुम्हें जितना करना है कर लो, बस मुझे नॉट मत करो ना। बट वांगजी बिल्कुल नहीं मानता। कुछ टाइम विंग के ऊपर वैसे ही लेटे रहने के बाद वो विंग को फिर से फ्लिप करता है। वो विंग को हल्का सा ऊपर उठाता है। विंग वांगजी को देखे जा रहा था। वांगजी फिर से विंग के साथ इंटीमेट हो जाता है। विंग अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। वांगजी फिर उसी कंडीशन में विंग के साथ बुरी तरीके से रोमांस करने लग गया था। विंग बस वांगजी को देखे जा रहा था। वांगजी उसे देखते हुए उसके फेस को अपनी तरफ मोड़ता है और वो फिर उसे किस करने लग गया था। विंग को भी अभी धीरे धीरे करके अच्छा लगने लग गया था, क्योंकि पूरे रूम में वांगजी का फेरोमोन भरा पड़ा था और इस वजह से विंग का ओमेगा भी एक्टिव हो गया था। विंग की बॉडी धीरे धीरे करके लूज होती जा रही थी और वो वांगजी के इस एग्रेशन को पसंद करता था, इसीलिए उसे और भी ज़्यादा सुकून मिलने लग गया। तो वो कैसे रिजिस्ट कर सकता था वांगजी के इस वाइल्डनेस को, इसीलिए वो भी अब इंजॉय करने लग जाता है। दोनों बहुत टाइम तक, या कहूँ तो पूरे 3-4 राउंड तो ऐसे ही कर लेते हैं, पूरे रूम में घूमते हुए, सभी तरफ घूमते हुए वो लोग करे जा रहे थे। वांगजी बस विंग को यही कह रहा था, विंग तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम किसी अल्फा के पास क्यों जाते हो? तुम्हें पता नहीं है क्या मैं कितना ज़्यादा पॉजेसिव हूँ तुम्हारे लिए? क्यों जाते हो तुम? मुझे पसंद नहीं है। आइंदा कभी दूसरे अल्फा के पास मत जाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर वो विंग के बालों को खींचा हुआ था। विंग अपने सर को हिलाते हुए कहता है, हाँ, मैं मैं नहीं चाहूँगा, मुझे माफ़ कर दो अल्फा। ये बोलकर वो वांगजी को देखता है। वांगजी ये सुनते ही हल्का सा स्मक देता है और फिर वो विंग के नेक को किस करने लग गया था और वो नीचे से विंग के साथ इंटीमेट भी हो रहा था। वो रात वैसे ही बीत जाता है। सुबह वांगजी अपने क्लासेस के लिए तैयार होने वॉशरूम चला गया था। वहीं विंग धीरे से उठता है। उसे पता था कि यही मौका है, उसे दवा खा लेना चाहिए। वो जल्दी से मुश्किल से उठता है और फिर एक ड्रॉर के पास जाता है। अपने कपड़ों के नीचे उसने वो दवा छुपा रखा था, वो उस दवा को निकालता है और फिर वो उस दवा को खा लेता है। तभी पीछे से आवाज़ आती, विंग क्या कर रहे हो? ये सुनकर विंग तो डर ही गया था। वो जल्दी से उस दवा को छुपा देता है और वो धीरे से कहता है, वो मैं नहाना नहाना है ना, कपड़े निकाल रहा था। ये बोलकर वो कपड़ों को दिखाता है। वांगजी कहता है, तुम अभी थके हुए हो, तुम्हारी बैक में दर्द है, तुम्हें आज आराम करना चाहिए। विंग कहता है, नहीं, तुम्हें तो पता है ना, आजकल मेरा बहुत ज़्यादा छुट्टी हो रहा है। अगर मैं ऐसे ही गैप करता रहा, मुझे शिफू डांटेंगे, मैं आज जाऊंगा। ये बोलकर वो लड़खड़ाते हुए ही वॉशरूम की तरफ जा रहा था, जिसे देखकर वांग जी उसे गोद में उठा लेता है और कहते हैं, तुम नहीं सुधरोगे ना, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो। ये बोलकर वो उसे उठाकर वॉशरूम ले जाता है। विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। उसके बाद वांग जी विंग को नहलाने में मदद करने वाला था, बट विंग उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो नहा लेगा। फिर विंग जल्दी जल्दी से नहाता है। नहाने के बाद वो अपने कपड़े पहनता है, कपड़े पहनकर वो वापस आता है। वांग जी उसके हाथों में एक दवा था। हाँ, ये दवा वो दवा नहीं था जो विंग खाता है। ये दवा वो था जो हमेशा विंग को एक्सरसाइज के, यानी कि जो रात में वांग जी विंग के साथ एक्सरसाइज करता है, उसके पेन को दूर करने के लिए वांग जी ने ये दवा उसी हीलर से मांगा था। अभी विंग को वो देता है, विंग भी उसे चुपचाप खा लेता है। फिर विंग और वांग जी दोनों ही तैयार होकर बाहर निकलते हैं। अब सारे लोग अपने अपने क्लासेस में थे। विंग भी चुपचाप आकर वांग जी के बगल में बैठने वाला था कि तभी लैन कुरन उसे रोक देते हैं। वो विंग को देखते हुए कहते हैं, वुशियन, आज से तुम लोगों का सीट चेंज होने वाला है, तुम वहां जाके बैठोगे। ये बोलकर वो एक तरफ इशारा करता है और फिर वो वांग जी को देखते हुए कहते हैं, वांग जी तुम इस जगह बैठोगे। ये बोलकर वो दूसरी तरफ इशारा करता है। वांग जी अपने अंकल को घूरते हुए कहते हैं, और ऐसा क्यों? मैं विंग के साथ ही बैठूंगा। ये सुनकर लैन कुरन कहते, वांग जी आजकल तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, मैं तुम्हारा शिफू हूँ, साथ में तुम्हारा एल्डर भी, तो तुम मेरी रिस्पेक्ट करो और जो मैं बोल रहा हूँ वो करो
और यहाँ सारे लोगों की जगह चेंज हो रही है, तो तुम्हारी भी जगह चेंज होगी, समझ गए? तुम कोई स्पेशल नहीं हो। ये बोलकर वो वांग जी को डाँट देते हैं। वांग जी चुप हो गए थे, बट उन्हें उसे विंग के साथ ही बैठना था, क्यों जगह चेंज हो रहा है? इसलिए वो विंग को देख रहा था। विंग वांग जी को देखते हुए कहते हैं, वांग जी प्लीज़। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी अपना गुस्सा कंट्रोल में करता है, क्योंकि उसने विंग से वादा किया है कि बाहर में वो कोई तमाशा नहीं करेगा। जैसा विंग कहेगा, जैसा दूसरे लोग कहेंगे, वैसा वांग जी को करना है। इसीलिए वांग जी चुपचाप दूसरी जगह जाके बैठ जाता है, जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की को वांग जी पहली बार यहाँ देख रहा था, बट वो उसे भाव नहीं देता और चुपचाप वहाँ बैठा रहता है। वहीं दूसरी तरफ विंग अपने न्यू दोस्तों के साथ आके बैठ गया था, जहाँ नीहू सेन, वैन निंग और बहुत सारे लोग थे। नीहू सेन तो विंग से कहता है, हे विंग, कैसे हो? आजकल तो तुम हमसे बात भी नहीं करते हो यार, पहले कितने अच्छे से बात करते थे। ये सुनकर विंग कहता है, वो आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ ना, इसीलिए टाइम नहीं मिल पाता, बट अब तो हम लोग एक साथ ही बैठ रहे हैं, बातें करेंगे। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराता है, ताकि उसके गम को कोई देख ना पाए, उसके मुश्किलों को कोई देख ना पाए। वो हंसने का पूरा ट्राई कर रहा था। वहीं वांग जी जब देखता है कि विंग कैसे दूसरों से बातें करे मुस्कुराकर, तो उसको ना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विंग उसके पास रहता है तो उससे बात नहीं करता, बट दूसरों के पास जब रहता है तो उससे बहुत हंस हंस के बातें करता है। वांग जी अपने गुस्से में हाथों को क्लींच कर रहा था, और ये चीज़ वो लड़की देख रही थी। वो वांग जी को कहती, हे, तुम अपने हाथों को चोट पहुंचा लोगे। ये बोलकर वो वांग जी के हाथों को टच करती है, क्योंकि वांग जी अपने हाथों में ब्रश पकड़ा हुआ था और उसको इतनी टाइटली दबाया कि वो दो टुकड़ों में टूट गया। और टूटा हुआ हिस्सा थोड़ा सा नोक वाला रहता है ना, तो उसके हाथों में कट लग रहा था और उस लड़की ने उसी हाथ को पकड़ लिया। वांग जी जैसे ही फील करता है कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ा है, तो वो झटके से अपने हाथ को उस लड़की से छुड़वाता है, जिससे वो लड़की हल्का सा दूर हो गई थी। वो लड़की वांग जी को देखती है, और इससे सारे लोगों की नज़र वांग जी और उस लड़की पे ही आ गया था। विंग भी उस लड़की की तरफ देखता है और वांग जी की तरफ। वांग जी उस लड़की को गुस्से से देखते हुए कहते हैं, मुझे टच मत करो। ये बोलकर वो अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करता है। वो लड़की वांग जी को देखती है। तभी लैन कुरन कहते, वांग जी, ये क्या बर्ताव है तुम्हारा? तुमने किसी ओमेगा को हर्ट कैसे किया? ये सुनकर वांग जी बस अपने अंकल को एक लुक देता है, बट कुछ भी नहीं बोलता। अंकल वांग जी को देखते हैं, बट वो शाय करते हुए कहते हैं, वांग जी, मैं आज से तुम्हें एक ड्यूटी दे रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी अपने अंकल को देखता है। अंकल कहते हैं, शी मेरी दोस्त की बेटी है, इकलौती ओमेगा बेटी, और वो यहाँ पढ़ने आई है। उसे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही पढ़ाई के बारे में पता है, यहाँ के रूल्स के बारे में पता है। तो तुम आज से शी के साथ रहोगे, उसे हर चीज़ बताओगे, उसकी पढ़ाई में हेल्प करोगे, रूल को सिखाओगे, समझ गए? ये सुनकर वांग जी अंकल को हल्का सा लुक देते हुए, यानी कि नैरो आइज करके कहता है, मैं क्यों करूं? मैं किसी को नहीं सिखाने वाला। ये सुनकर लैनकुरन गुस्से में वांग जी को देखते हुए अपने हाथ को डेस्क में मारते हैं और कहते, वांग जी, बिहेव। तुम मेरे बातों को काट नहीं सकते। मैंने तुम्हें पूछा नहीं है, तुम्हें हुक्म दिया है, तुम्हें ऑर्डर दिया है कि तुम उसे प्रॉपरली सब कुछ बताओगे, उसके साथ ही रहोगे, और मैंने अगर कभी देखा कि तुमने उसके साथ मिसबिहेव किया है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर लैन कुरैन वांग जी को घूर रहे थे। वहीं वांग जी गुस्से में लैन कुरैन को देख रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई दूसरा ओमेगा विंग और वांग जी के बीच में आए। वो हमेशा ही विंग के साथ ही रहना चाहता है, ना कि किसी और के साथ। वो मना करने वाला था, लड़ने वाला था, बट वहाँ सिचैन आ जाते हैं। सिचैन भी वांग जी को कहते, वांग जी, तुम्हें अंकल की बात माननी पड़ेगी। ये सुनकर वांग जी अपने गगा को देखता है, उसके गगा भी अंकल की तरफ मतलब उनके अंकल का साथ दे रहे हैं। वांग जी कुछ बोलता अचानक ही विंग कहता है, जी गगा, वांग जी करेगा। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को घूरता है। क्या मतलब है विंग का वो करेगा? वो नहीं करेगा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल के पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। और अब
इसके बाद हम विंग की जेलेसी देखेंगे। विंग तो पहले बोलता था ना कि उसे वांगजी से प्यार नहीं है, बट अब विंग का फुल टू जेलेसी मोड ऑन होगा।